हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे यूजीसी नेट के बारे में। एग्ज़ाम पैटर्न, सिलेबस, सारी चीज़ें हम विस्तार से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यूजीसी नेट, तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या होती है, योग्यता क्या होती है। तो किसी भी विषय से आपको पीजी होना होता है। कोई भी विषय है उसमें आप पोस्ट ग्रेजुएट हो जाते हैं, स्नातकोत्तर की हो जाते हैं, या उसमें आपका 1 साल हो जाता है। मतलब आप एडमिशन लेते हैं पीजी में, उसके बाद यूजीसी नेट का एग्ज़ाम देने के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। और देखिए, ये हर 6 महीने में एग्ज़ाम होता है। बेसिक समझ लें, हर 6 महीने में, मतलब साल में 2 बार होता है। तो आप एक बार अगर किसी तरह से क्लियर नहीं हो पाया तो दोबारा आप अगले 6 महीने में अप्लाई कर सकते हैं। तो इसकी हम उपलब्धि की, अचीवमेंट की बात करते हैं तो इसमें 3 तरह की आजकल अभी पिछले बार से ट्रेंड हुआ है कि 3 तरह से आप इसमें योग्यता का मापदंड है। मतलब आपका या तो जेआरएफ सबसे ऊंचा होता है, अगर सबसे हाईएस्ट मार्क्स आते हैं जिनके, उनको जेआरएफ क्या होता है, क्लियर होता है। उसके बाद जो कैंडिडेट होते हैं 6% करीब टोटल कैंडिडेट जितने होते हैं, आप मोटा मोटा ये समझ लीजिए कि जेआरएफ 1% लोगों का होता है। जितने लोगों ने अपीयर हुए हैं एग्ज़ाम में, उसका लगभग 1% जेआरएफ क्लियर होता है। हर विषय में वो ऐसा होता है, हर विषय वाइज, सब्जेक्ट वाइज होता है। तो जेआरएफ में 1%, और नेट जो होता है 6% लोगों का नेट क्लियर होता है। तो ये 1% इसी में जुड़ा है। तो आपका अगर नेट हो जा जेआरएफ हो जाता है तो तीनों चीज़ आपको एक साथ हो जाती है। सबसे बड़ा जेआरएफ है तो उसमें नेट भी इंक्लूड है और पीएचडी भी इंक्लूड है। मसलन अगर एग्जांपल के लिए आपका जेआरएफ नहीं हो पाता, सपोज दैट, आप तो आपका नेट होगा। तो जब नेट होगा उसमें पीएचडी इंक्लूड है। तो सबसे हाईएस्ट ये होता है, फिर ये, और फिर ये। तो मोटा मोटा ये समझ लीजिए कि जेआरएफ में आपको स्कॉलरशिप अच्छी खासी मिल जाती है। लगभग 35-40 हज़ार रुपये महीने से आपकी इनकम ही चालू हो जाती है। रिसर्च आप करेंगे, जूनियर्स रिसर्च, इसका नाम ही है जूनियर रिसर्च फेलोशिप। और नेट में क्या होता है, नेट में आप प्रोफेसर के लिए अप्लाई करने के एलिजिबल हो जाते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर जो होता है वो नेट में होता है। जेआरएफ में ऑलरेडी होता है, जेआरएफ में फेलोशिप अलग से मिलती है, और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। तो ये इसमें भी असिस्टेंट प्रोफेसर और इसमें भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होते जाते हैं। पीएचडी में केवल पीएचडी होती है, मतलब इंट्रेंस आपको अलग यूनिवर्सिटी में नहीं देना पड़ेगा। अब सेंट्रलाइज हो गया है, एक ही बार होगा। तो ये नेट, इस एग्ज़ाम में अगर आपका केवल पीएचडी होता सपोज दैट, तो आप पीएचडी के लिए कहीं इनरोल कर सकते हैं, अलग से इंट्रेंस देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इसका उपयोग देख लेते हैं। भविष्य में उपयोग तो मैंने आपको बता ही दिया कि जेआरएफ होगा तो आपको असिस्टेंट प्रोफेसर भी कर सकते हैं। जेआरएफ में फेलोशिप अलग से मिलेगी, और पीएचडी में एनरोल ऑलरेडी हो जाएंगे। फिर आप सोच रहे होंगे कि इसको कर लेने के और क्या अपॉर्चुनिटी हो जाती है, वैकल्पिक आपके रास्ते क्या खुल जाते हैं। तो आप समझ लीजिए कि जैसे जो जिस विषय से आप कर रहे हैं पीजी, जो भी विषय होगा पीजी में, तो उसी विषय से आप शिक्षक जो होते हैं, जो हायर सेकेंडरी स्कूलों में, उस विषय से आप टीचर के लिए लगभग से सेम सब्जेक्ट होता है। तो सिलेबस भी, अगर आपने बड़ा सिलेबस कवर कर रखा है तो आपको छोटा करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, मतलब आसानी से उसको आप क्रैक कर पाएंगे। फिर सेट होता है हर एक स्टेट में, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो जब एक विषय सब सेम है तो यहाँ भी नेट और सेट का सिलेबस लगभग सेम होता है। तो ये आपके पास टीचिंग के अच्छे द्वार खुल जाते हैं। आप कोचिंग वगैरह में भी अपना करियर बना सकते हैं अगर आपका नेट निकल जाता है। सीधी सी बात है कि उस विषय में आपकी पकड़ अच्छी हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी। और दूसरी बात है कि सिलेबस जो है लिमिटेड होता है, आपको केवल एक ही विषय पढ़ना होता है। हालांकि इसमें 2 पेपर होते हैं, पहला और दूसरा, एक ही दिन में एक ही बार में होता है। लेकिन एक पहला पेपर होता है, उसमें लगभग सी सेट होता है, सभी चीज़ें पूछी जाती है। दूसरा सब्जेक्टिव होता है,
इसमें 50 प्रश्न रहते हैं और इसमें 100 प्रश्न रहते हैं। तो सब्जेक्टिव 100 प्रश्न रहते हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। तो इसकी ये जो पहला दूसरा विषय है जो आपका सब्जेक्टिव है, सॉरी सब्जेक्ट है, जिसमें आपने पीजी किया है, पीजी कर रहे हैं, तो उसमें आपकी कमांड रहेगी और सिलेबस बदलेगा नहीं हर बार कि ये आएगा वो आएगा, इसका वेटेज कम रहेगा उसका वेटेज रहेगा, जो भी आएगा सिलेबस के अंदर ही आएगा। तो इसकी तैयारी कम समय में की जा सकती है। और दूसरी सबसे अच्छी बात यह है कि हर 6 महीने में ये इनरोल होते रहते हैं, मतलब आवेदन निकलते रहते हैं दिसंबर और जून में। तो अगर आपका प्रयास पहला नहीं होता, दूसरा बार नहीं होता, तो आपके पास कई मल्टीपल आपके पास चांस रहते हैं। तो इसके बाद मैंने भाई बता ही दिया कि सीमित और सटीक पाठ्यक्रम होता है, निश्चित सिलेबस होता है सब्जेक्ट वाइज, आपको वही चीज़ें बार बार रिवाइज करनी है, तो चीज़ें आपके ऑलरेडी कमांड में आ जाएंगी। और फिर ये भी मैंने आपको बता दिया कि हर 6 माह में एग्ज़ाम होता है। तो ये रहा मोटा मोटा इसका ट्रेंड्स। इसका जो आवेदन करने का नवंबर में लगभग आ जाना चाहिए, तो नवंबर में आता है आवेदन करने का। और इधर अब अप्रैल या मई में इसके आवेदन खुल जाते हैं। यूजीसी जो है एनटीए इसको कंडक्ट कराती है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए के द्वारा इसको कंडक्ट कराया जाता है। इसको बीच में थोड़ा सा ओएमआर से कर दिया गया था, लेकिन पेपर लीक वगैरह हो जाने से इसको सीबीटी में कन्वर्ट किया जाता है, तो कंडक्ट कराया गया है, मतलब अपना जो होता है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी। तो मोटी मोटी यही चीज़ें रही। अच्छी तैयारी है, आप पीजी अगर कर रहे हैं तो इसको ज़रूर कर लीजिए। पीजी के साथ आपका नेट भी संभवतः निकल जाएगा, जेआरएफ निकल जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर आप पीजी होल्डर हैं तो भी इसको वैकल्पिक रूप से आप तैयारी कर सकते हैं। एक निश्चित सिलेबस है, सारी चीज़ें लिमिटेड है, तो अगर प्रयास करते रहते हैं, कोई और भी तैयारी कर रहे हैं, तो भी एग्ज़ाम के एक महीने के आसपास आप रिवीजन करके इसको अटेम्प्ट करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। इसी शुभकामना के साथ आप हमारे चैनल में अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं जल्दी, नमस्कार।